नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 देख रहे हैं आप। अभी तक की 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में काफी कुछ चल रहा है, काफी कुछ खबरें हैं आपके जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सियासी तूफान जारी। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सांसद अनिल बलूनी से मिले सीएम त्रिवेंद्र। आज लौटेंगे देहरादून। बड़े फैसले पर टिकी सभी की नजरें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गैरसैंण से पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना का शुभारंभ। महिला समूहों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। आशा कार्यकर्तियों को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपए। हरिद्वार कुंभ के लिए एसओपी लागू। महाशिवरात्रि के मौके पर होगा पहला शाही स्नान। श्रद्धालुओं को कराना होगा पंजीकरण, साथ लानी होगी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट। देहरादून में ऊर्जा निगम की भारी लापरवाही। लाइन ठीक करते वक्त करंट की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत। मामले में जांच शुरू। और 50% से ज्यादा आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च से होगी सुनवाई। इंदिरा साहनी फैसले पर हो सकता है पुनर्विचार। मराठा आरक्षण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दी जानकारी। तो उत्तराखंड में आज की सबसे बड़ी खबर भी वही है जो कल थी और जो परसों थी, यानी कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। उत्तराखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जोरों शोरों से चल रही हैं। शनिवार को शुरू हुआ यह घटनाक्रम अभी तक लगातार जारी है। शनिवार को केंद्र के पर्यवेक्षक पहुंचे थे। रविवार को हालांकि शांति थी, मुख्यमंत्री गैरसैंण में थे। लेकिन सोमवार को एक बार फिर से यह हलचल तब तेज हो गई जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली गए। 2 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे। कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो केंद्रीय आलाकमान से मिलेंगे, और कयास ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि वहीं से कोई फैसला आ जाए, नेतृत्व परिवर्तन हो या फिर किसी तरह से किसी को संतुष्ट करने की कोशिश हो। ये तमाम अटकलें चल रही थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी देर तक वहां पर रहे। आज वो वापस लौटेंगे हालांकि, लेकिन वहां पर जब वो थे तो क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली स्थित अपने आवास पर पहुंचे। वहां पर वो काफी देर तक रहे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिले। वो कार्यक्रम किसी भी तरह से तय नहीं था। अचानक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करीब 8 बजे उनके आवास पर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा से मिलते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और उसके बाद वो मीडिया को कहते हैं कि आप आवास पर आइए। और उनके आवास पर मीडिया से मुखातिब होते हैं बीजेपी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और विधायक मुन्ना सिंह चौहान। मुन्ना सिंह चौहान जब मीडिया के सामने आए, उनसे जब सवाल जवाब किए गए, तो मुन्ना सिंह चौहान एक तरीके से सवालों से बचते हुए भी नजर आए। मुन्ना सिंह चौहान ने एक बात को जहां स्पष्ट किया कि किसी में कोई नाराजगी नहीं है, तो वहीं दूसरी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए। वो बात ये थी जब पत्रकारों ने उन्हें सीधे पूछा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा कब देंगे। बीजेपी की इस बैठक में जब मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से मिले, उस बैठक में क्या हुआ, इस पर वो स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से बचते रहे। तो इसके अब कई तरह से अर्थ निकाले जा रहे हैं। कुछ भी कहने से पहले जरा आप पहले सुनिए मुन्ना सिंह चौहान जब रात को करीब 10:30 बजे मीडिया से मिले तो उन्होंने क्या कहा। अच्छा मुन्ना जी, एक सवाल ये है, क्या अगर कंसल्टेशन चल रहा है तो क्या ये विचार चल रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए, और क्योंकि विधायक नाराज है, पार्टी संगठन में कुछ। Let me repeat, it is absolutely wrong impression. It is absolutely wrong impression being cast. ये पूरी तरीके से गलत है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के है। कंसल्टेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप पॉलिटिकल मुद्दों पर, चुनाव की दृष्टि से अलग अलग चीजों पर समय समय पर क्या निर्णय लेता है, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है, और उस निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके ही हमारा जो लीडरशिप है वो निर्णय करता है, और अंततः पार्टी का हाईकमांड और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इन तमाम सारे विषयों पर निर्णय करता है। अभी तक का प्रोग्राम यही है कि कल मुख्यमंत्री जी सुबह 10-11 बजे के दरमियान देहरादून वापस जाएंगे। इस्तीफा वही देंगे? ये आपको किसने कह दिया? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कल देहरादून जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम सारे सरकारी अधिकारी, तमाम सारे विधायक वगैरह आते जाते रहते हैं, और पार्टी के दूसरे लीडर्स भी। अभी भाई बलूनी जी माननीय सांसद है राज्यसभा के,
बलूनी जी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं। बलूनी जी मीडिया इंचार्ज है पार्टी के, और वो तो उनके यहाँ के दायित्व हैं, लेकिन बलूनी जी बाकायदा वो एक बहुत तमाम सारे स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज को होने के बावजूद भी उन्होंने राज्यसभा का सदस्य होने के नाते बेंचमार्क सेट किया है, और वो उसके बावजूद भी तमाम तरीके से उत्तराखंड राज्य जिसको रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, उसके लिए अपना योगदान करते हैं। नहीं, यदि जाएंगे तो ये तो खुशी की बात होगी यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो देहरादून जाते हैं, तो वो जब कभी भी जाते हैं तो प्रदेश में आकर के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हैं। कौन बन रहा है मुन्ना जी, ये बताइए, नया सीएम कौन बन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी मजबूती के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। आगे रहेंगे और रहेंगे क्या? हैं? आगे रहेंगे मुन्ना जी? मैंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बारे में, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई नहीं हुई, कब होगी नहीं हो गई, हो चुकी या नहीं होगी, इन सब चीजों का सवाल जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। तो आपने सुना मुन्ना सिंह चौहान से जब सवाल जवाब किए गए तो मुन्ना सिंह चौहान ने क्या कहा। हर किसी की नज़रें दिल्ली पर लगी हुई थी, हर किसी की नज़रें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर थी, हर किसी की नज़रें थी कि जेपी नड्डा से वो मिलेंगे तो फिर क्या होगा, हर किसी की नज़रें ये भी थी कि जेपी नड्डा और अमित शाह की क्या बैठक होगी तो क्या होगा, ये भी नज़रें थी कि क्या दिल्ली में बीजेपी के कुछ उत्तराखंड के विधायक हैं, मंत्री हैं, वहाँ पर क्या होगा। इन तमाम अटकलों के बीच कयासबाजी लगातार चलती रही और अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे आज और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि आज कोई स्थिति स्पष्ट हो पाए। तो आपको अब जरा टाइमलाइन दिखाते हैं कि कल क्या क्या हुआ, दिल्ली में किस किस तरह से घटनाक्रम जो था वो लगातार चलता रहा। ये आप टाइमलाइन देखिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून से निकलते हैं, उन्हें गैरसैंण जाना था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम में, लेकिन वो गैरसैंण नहीं गए, वो दिल्ली निकल गए। दोपहर 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचते हैं। शाम 5 बजे के करीब जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी है, जो शनिवार को उत्तराखंड आए थे, दुष्यंत गौतम, वो जेपी नड्डा और अमित शाह को अपनी वो रिपोर्ट देते हैं, जो रिपोर्ट वो यहां से बना करके ले गए थे। जब बीजेपी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा और अमित शाह को रिपोर्ट देते हैं, जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहां से लेकर के गए थे, उसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक और होती है। इस बैठक में कौन कौन होता है? तो इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष होते हैं। ये बैठक वहां पर होती है। इसके बाद रात के करीब 8 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं काफी देर तक, और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से निकल करके जेपी नड्डा के आवास पर जाते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर जाते हैं, और वहां से जब वो निकलते हैं तो अपने आवास पर वापस आते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं कि मीडिया से बातचीत होगी, और वहां पर करीब रात के 10:30 बज जाते हैं। 10:30 बजे मुन्ना सिंह चौहान बाहर आते हैं, मीडिया के साथ बातचीत करते हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि कोई नाराज नहीं है, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत कई तरह की मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग में क्या क्या होता है ये कहने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूं, ये कहने के लिए मैं ठीक व्यक्ति नहीं हूं। हर सवाल पर वो बचते हुए भी नजर आए। अब मुन्ना सिंह चौहान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई तरह के कयास लग रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई स्पष्ट संकेत है, बैठक में सब कुछ शायद या तो सुलझा दिया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। तो दूसरी तरफ ये कयास लग रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा है या नहीं है, इस पर तो मुन्ना सिंह चौहान बोले ही नहीं। तो अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? अब कुल मिलाकर के बात यह है कि सब चीज़ें स्पष्ट तब होंगी जब देहरादून मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अनिल बलूनी के साथ देहरादून आ सकते हैं। तो ये तमाम बातें मुन्ना सिंह चौहान ने वहाँ पर कही हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है उत्तराखंड की राजनीति में, वो अभी भी चढ़ा हुआ है, अभी ये उतरेगा नहीं। हो सकता है आज ये स्थिति स्पष्ट हो जाए, हो सकता है कुछ दिन और लगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। भाई त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगले साल का जो चुनाव होगा वो भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इतनी भागदौड़ कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। तो चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गैरसैंण में कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना महिलाओं के लिए जो थी उसका शुभारंभ किया जाना था। मुख्यमंत्री को वहाँ पर पहुँचना था, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं पहुँच पाए क्योंकि घटनाक्रम सियासत का किस तरह से चला है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा जो प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो गैरसैंण पहुँचे और वहाँ पर गैरसैंण में वहाँ का जो किसान मेला मैदान है वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण
योजना के तहत जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम की शुरुआत वहां पर की गई। धन सिंह रावत ने वहां पर वो शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित किया है और करीब 156 स्वयं सहायता समूहों को 5 करोड़ 27 लाख का ब्याज मुक्त ऋण वहां पर वितरित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इसको संबोधित किया क्योंकि वो खुद दिल्ली में थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी वहाँ पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में सेवा देने वाली प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कोविड काल के दौरान जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ राज्य में सेवा दे रही थी उन्हें 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा सभी जो महिला मंगल दल हैं और महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनको 15-15 हज़ार रुपये वितरित किए जाएंगे। यानी कि ये एक तोहफा उत्तराखंड की सरकार ने दिया है प्रदेश की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। तो ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्चुअली तरीके से संबोधित किया था और जो धन सिंह रावत हैं वो वहीं पर मौजूद थे। महाकुंभ की अगली खबर हरिद्वार से, ये भी बड़ी खबर है, आपके काम की खबर है क्योंकि हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाशिवरात्रि 11 तारीख को है और इस महाशिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार में पहला शाही स्नान आयोजित किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा जो एसओपी सरकार ने 26 तारीख को पिछली 26 तारीख को जारी की थी वो एसओपी प्रभाव में आ गई है। उस एसओपी को लागू कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि कोरोना वायरस का जो खतरा है वो वहाँ पर न हो सके और क्योंकि आप जानते हैं कि इस एसओपी का कई साधु संत वहां पर विरोध भी कर रहे थे, व्यापारी विरोध भी कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके मुख्य सचिव के आदेश जारी हो चुके हैं और इसके मुताबिक अब वहां पर श्रद्धालुओं को आने से पहले की यानी कि 72 घंटे की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में ले जानी होगी। इसके अलावा एक वेब पोर्टल पुलिस ने जारी किया है, प्रशासन ने जारी किया है। उस वेब पोर्टल पर हरिद्वार जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को जो कुंभ में जाना चाह रहे हैं उन्हें वहां पर पंजीकरण करवाना होगा, तब उनका ई पास जनरेट होगा और उसके बाद वो वहां पर जा पाएंगे। तो ये एसओपी 10 से 12 मार्च तक प्रभावी रहेगी। इसको मुख्य सचिव के आदेश के बाद लागू कर दिया गया है क्योंकि 11 तारीख को महाशिवरात्रि के मौके पर पहला शाही स्नान होना है। पेशवाई आजकल इन दिनों वहां पर लगातार चल ही रही है, आप जानते ही हैं। और आपको ये भी बता दें कि 26 फरवरी को ये एसओपी सरकार ने जारी की थी। कुंभ में आने वाले प्रत्येक यात्री को वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाना होगा। 72 घंटे की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट वहां पर ले जानी होगी। इसके बाद आपका ई पास परमिट होगा और श्रद्धालु जो भी हरिद्वार में आएंगे फिर उनसे वो चेक भी हो सकता है। यानी कि एक तरीके से क्योंकि महाकुंभ का आयोजन करवाना ऐसी सिचुएशन में काफ़ी मुश्किल भी सरकार के लिए था, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, सभी के लिए है। तो उसके लिए वहाँ पर एसओपी जो जारी की गई है उसका पालन करवाया जाएगा ताकि कोविड संक्रमण का खतरा किसी तरह से न बना रहे। और इस एसओपी का कई साधु संत और कई व्यापारी भी वहाँ पर इससे पहले विरोध कर रहे थे। उनका कहना यह था कि भाई इस मौके पर कम से कम एक खुली छूट लोगों को होनी चाहिए, इस तरह की बंदिशें और बंधन नहीं होने चाहिए। अगली खबर अब देहरादून से है। देहरादून में बिजली विभाग की ऊर्जा निगम की घोर लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। पहले आपको दिखाते हैं आखिर वीडियो क्या है, आप ये वीडियो देखिए। अभी हम लोग हैं आईटी पार्क में। आईटी पार्क देहरादून का एरिया है, हेलीड्रम के पास। यहाँ पर एक लाइनमैन लाइन को ठीक कर रहा था। लाइट भागी हुई थी, रात से तूफान आया हुआ था। तो ये बंदा देखो आप लटक गया है, मर गया, इसकी जान चली गई है, आग लग गई है। इतनी बड़ी लापरवाही हमारे प्रशासन की, हमारे बिजली विभाग की। कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित नहीं है और एक मजदूर जो कि अपने जान से हाथ धो बैठा है। जितने भी यहाँ पर कर्मचारी से सब भाग चुके हैं। ऐसी नाकामी हमारे सरकार की, हमारे जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आ रहा है। काफ़ी देर हो चुकी है। एम्बुलेंस यहाँ पर आई है अभी, मैम 1 आवर एम्बुलेंस आई है, लेकिन क्या फ़ायदा एम्बुलेंस का, किसी काम की नहीं एम्बुलेंस हमारे यहाँ पर। मैं सिर्फ यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं लाइन में खड़ा था या वो चढ़ रहा था ठीक करने के लिए, तो लाइन ऑन क्यों कर गई पीछे से। तो जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है देहरादून के सहजारा हेलीपैड के पास का, जहां पर जब शनिवार को रात को आंधी तूफान आई थी तो कुछ इलाकों में बिजली नहीं थी। बिजली के खंबे पर बिजली को ठीक करने के लिए एक कर्मचारी चढ़ा। ये कर्मचारी ऊर्जा निगम के एक ठेकेदार का कर्मचारी था, लेकिन ऊर्जा निगम की लापरवाही देखिए। जैसे ही कर्मचारी खंबे पर चढ़ा तो वैसे ही ये करंट की चपेट में आ गया और कर्मचारी की मौत हो गई। काफ़ी देर तक वो खंबे पर ही लटका रहा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ना तो वहाँ पर किसी कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने, किसी ठेकेदार ने उसकी सुध लेने
लेने की कोशिश की, बल्कि जो राह चलते लोग थे उन्होंने ही जब वीडियो बनाई, जब सूचना दी, तब जाकर के पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद इस कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कर्मचारी बचता कहां से, कर्मचारी की मौत पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शटडाउन जब लिया गया होगा तो क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, या फिर अगर शटडाउन था, कर्मचारी जब बिजली के खंभे पर चढ़ गया था, इतनी हाई टेंशन लाइन है, तो फिर बिजली का करंट कैसे दौड़ गया और कैसे कर्मचारी की मौत हो गई? क्योंकि बिजली के खंभे पर बिजली को ठीक करने के लिए चढ़े हुए कर्मचारी की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ ही महीनों के अंदर ये तीसरा चौथा ऐसा मामला सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि एक लापरवाही के चलते किसी को अपनी जान अगर गंवानी पड़े तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और अगर कोई जिम्मेदारी इसकी लेता है तो क्या उस पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है? क्योंकि बिजली निगम का चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे किसी ठेकेदार का वो लाइनमैन हो, उसका जीवन भी उतना ही कीमती है जितना आपका जीवन है। इसलिए अब इस पूरे मामले पर जांच की बात भी कही जा रही है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से जांच करवाई इसकी जाएगी। इस मामले में शिकायत भी दर्ज कर दी गई है, प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गई है। अब देखना है कि लापरवाही किसकी है और जिम्मेदारी कौन लेगा। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल 50% से ज़्यादा आरक्षण मामले में अब पुनर्विचार करने की बात कह रहा है। आपको पता ही है, आरक्षण का मामला देश भर में समय समय पर उठता आया है। साल 1992 में इंदिरा साहनी का एक मामला हुआ था। उस इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जिसे मंडल फैसले के नाम से भी जाना जाता है, इस फैसले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह था कि जो जातिगत आरक्षण है, उस जातिगत आरक्षण में अधिकतम सीमा 50% होगी, यानी कि नौकरियों में जो जातिगत आरक्षण मिलेगा 50% से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लागू किया है। मराठा आरक्षण को जब लागू करने की बात कही गई तो ये 50% से ज़्यादा हो गया। इस मामले को चुनौती दी गई, तब जाकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस मामले पर हो सकता है कि इंदिरा साहनी का जो फैसला था उसको पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजा जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 मार्च से अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। फैसला इस पूरे मामले पर सुनवाई कंटिन्यू चलेगी और प्रतिदिन चलेगी 15 मार्च के बाद से, कि क्या जो जातिगत आरक्षण है वो नौकरियों में 50% से ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जातिगत आरक्षण के मामले में कई जगह से मांगे लगातार उठती आई हैं और कई राज्यों में ये 50% की जो लिमिट थी उसको क्रॉस करता जा रहा है। इंदिरा साहनी का जो फैसला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अधिकतम सीमा तो 50% रहेगी, लेकिन उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। वो अपवाद वो होंगे जब कोई दूर दराज के इलाके का कोई मामला होगा तो उस अपवाद में इस लिमिट को क्रॉस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो चुनौती दी गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा और सभी राज्यों की सभी चीज़ों की दलीलों को इस पूरे मामले में सुना जाएगा। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन टॉप 5 खबरों को हमने आपको दिखाया। आपको ये खबरें कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। जो तमाम वीडियोज़ हैं, तमाम अपडेट्स हैं, उनको जानने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए संवाद 365 के साथ। बाकी खबरों के लिए लगातार आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार।